नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 21 मार्च 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हार्म इन द नेम ऑफ गुड। बेसिकली यहाँ पे ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया 21 मार्च को। अब फॉरेस्ट की रियल वैल्यू और रियल इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है, फॉरेस्ट के बारे में अवेयरनेस लाना जरूरी है। हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि भाई एफॉरेस्टेशन के नाम पे हम लोग कहीं पे भी पेड़ लगाते घूम रहे हैं, लेकिन हर जगह पे पेड़ लगाने से फायदा होगा ये जरूरी नहीं है। कुछ जगहों पे पेड़ लगाने से नुकसान भी हो सकता है। शुरुआती इंट्रोडक्शन सुन के थोड़ा आपको अजीब लगेगा कि सर पेड़ लगाने से कैसे नुकसान हो सकता है, तो वो कैसे नुकसान हो सकता है इसी को ऑथर ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक बहुत ही ब्रीफ कह लीजिए इंट्रो में एक्सप्लेन किया है। तो मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बेसिकली एफॉरेस्टेशन किस प्रकार से होना चाहिए ये ऑथर यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है, इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है होप फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। बेसिकली रिसेंटली तेलंगाना में एक अनाउंसमेंट आया। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, इन्होंने ये बोला कि भाई बम्पर अनाउंसमेंट, एक मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव करी जाएगी। तेलंगाना की सरकार के 27 डिपार्टमेंट में लगभग 80,000 सीटों को यहां पे भरा जाएगा। इसके लिए लगभग 7,300 करोड़ का खर्चा आएगा। हर साल की शुरुआत में ही एक रिक्रूटमेंट कैलेंडर रिलीज होगा और उसके हिसाब से यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। और यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो भी बढ़ाई गई है। तो जो जनरल कैटेगरी की, ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज लिमिट है 44 साल, शेड्यूल कास्ट के लिए 49 ईयर्स, फिजिकली चैलेंज्ड के लिए 54 ईयर्स। सिर्फ पुलिस के लिए जो एज लिमिट है उसको नहीं हटाया गया है, बाकी हर कैटेगरी ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए हटा दिया गया। अब अच्छा एक और चीज है, यहाँ पे तेलंगाना के अंदर जो तेलंगाना की लोकल गवर्नमेंट की जॉब्स है ना, उसके लिए 95% रिक्रूटमेंट तेलंगाना से होगा। मतलब तेलंगाना के लोगों के लिए यहाँ पे 95% रिजर्वेशन दिया है तेलंगाना की जॉब्स में रिक्रूटमेंट के लिए। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह इस्तेमाल करके बोल रही है कि हमने किया हमने किया। इस पर्टिकुलर न्यूज को यहाँ पे समझेंगे। फिर साउथ एशियन टेक्सटाइल स्टोरी, जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, गारमेंट वगैरह का एक्सपोर्ट है, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका ये सब कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आगे के आप कह लो एवेन्यूज हैं, किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज की मदद पड़ेगी आगे बढ़ने में, कैसे हम लोग बांग्लादेश जैसी कंट्री के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, इसके बारे में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है, इसको देखेंगे। फिर आप देखोगे रिसेंटली ऐसी बहुत सी न्यूज निकल के आ रही हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेशंस इंडिया में पहुंच रहे हैं, इंडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जापान की फ्यूमियो किशिदा यहाँ पे आए। फिर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहा हूँ, नफ्ताली बेनेट इंडिया आ रहे हैं। वो बेंजामिन नेतन्याहू इतने लंबे समय से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कि उन्हीं का नाम आता है जुबान पे जब भी इजराइल के पीएम की बात हो रही है। तो नफ्ताली बेनेट आ रहे हैं इंडिया के अंदर। फिर भाई जो आपके यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है विक्टोरिया न्यूलैंड, ये भी इंडिया के अंदर आएंगे। तो बड़ी ही स्पीड से बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं और ये सब के सब इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे कि भाई इस यूक्रेन क्राइसिस के अंदर आप रशिया के अगेंस्ट स्टैंड लो, ये जो आपका स्टैंड है ये सही नहीं है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में देखेंगे। और लगभग 2 साल हो चुके हैं जब लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना वायरस का, उस लॉकडाउन को लगे हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। उस लॉकडाउन के क्या इफेक्ट रहे हैं, क्या इफेक्ट नहीं रहे, हमें पता नहीं। इस समय पे इकोनॉमिक चैलेंजेस कम नहीं हुए। पैंडेमिक के बाद के चैलेंजेस तो एग्जिस्ट करते ही थे, रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, उसके चलते और बेड़ा गर्क हो गया यहाँ पे। तो एक व्यू पॉइंट ये दिया हुआ है, इसको यहाँ पे देखेंगे। तो टोटल 5 आर्टिकल्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, ओके। और भी अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम पे जब भी मुझे मौका मिलेगा आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। ज्वाइन बटन आने से खासा मदद मिलती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करना है, इससे वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ती है। चलिए, होप फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, चंद्रशेखर राव जंबो रिक्रूटमेंट ड्राइव हैज बीन वेलकम बट नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड सून। देखिए, सेकेंड वीक ऑफ मार्च में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने अनाउंस किया था कि भाई जो तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार इस समय पे है तेलंगाना के अंदर, वो एक मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू कर रही है। और इस मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत जो 27 डिपार्टमेंट है तेलंगाना के, वहां पे 80,000 वैकेंट गवर्नमेंट पोस्ट को भरा जाएगा, जिसके लिए 7,300 करोड़ रुपए का सालाना खर्चा आ सकता है। और इसके लिए एडवांस में वैकेंसीज पब्लिश की जाएंगी। हर चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। बच्चों को पहले पता होगा कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसी निकल रही है, क्या यहाँ पे कैलेंडर है, कब प्री, कब मेंस, कब इंटरव्यू, सबकी डेट्स फिक्स होंगी। तो मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के थ्रू नौकरी बढ़ा के ओवरऑल एक सरकार अपनी पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रही है।
और ओवरऑल एक जो वजह यहाँ पे दी है सरकार ने कि इतनी लेट हम रिक्रूटमेंट ड्राइव क्यों शुरू कर रहे हैं, तो वजह ये दी गई है क्योंकि भाई ये बाइफर्केशन के चलते आंध्र प्रदेश के कैडर में कितने एम्प्लॉयज, तेलंगाना कैडर में कितने एम्प्लॉयज, इस पर क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी। तो चूंकि अब क्लैरिटी आ गई तो हम ऐसा कर रहे हैं। हालांकि हम सबको पता है कि अगले साल होने वाले हैं तेलंगाना के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस, तो भाई उसके लिए भी ये सब किया जा रहा है। तो रिक्रूटमेंट ड्राइव में एक पुलिस की नौकरी छोड़ दो तो बाकी हर नौकरी के लिए जो एज लिमिट है वो 10 साल से बढ़ा दी गई है। तो आप ओपन कैटेगरीज में हो तो 44 इयर्स आपकी एज लिमिट है, किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हो तो एग्जाम दे सकते हो 44 इयर्स तक, 49 इयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हो अगर आप SC ST बैकवर्ड क्लासेस के हो, 54 इयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हो अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो। और एक और बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया है, 11,103 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी बेसिस पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे थे, इनको यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। अब जैसे ही इस प्रकार की अनाउंसमेंट यहाँ पे निकल के आई, वैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति की जो कैडर से सड़कों पे आ गए, सरकार की तारीफ करने लग गए, चीफ मिनिस्टर को हेल करने लग गए। कहीं ना कहीं तो भाई तेलंगाना का यूथ भी यहाँ पे खुश होगा, अपने आप में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है ये। अनएम्प्लॉयड यूथ को यहाँ पे एक उम्मीद सी मिल गई है कि भाई आगे आने वाले समय में उनको नौकरी मिलेगी। और सबसे जबरदस्त चीज जो यहाँ पे हुई है वो हुई है कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है, जिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने इस बात पे हामी भर दी है कि राज्य में तेलंगाना की राज्य के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेशन है, सोसाइटीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, मतलब तेलंगाना की सरकार के अंदर की जितनी भी पोस्टें हैं उस पे 95% रिजर्वेशन रहेगा तेलंगाना के लोगों के लिए। तो चाहे लोअर लेवल का सबऑर्डिनेट स्टाफ हो, चाहे रेवेन्यू लेवल का ग्रुप ए स्टाफ हो, ऑब्वियसली बात है IAS ऑफिसर्स नहीं, तेलंगाना की राज्य की सरकार के अलग अलग लेवल की जितनी भी नौकरियां होंगी उसमें 95% लोकल्स बैठेंगे। एक और बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि बाकी 5% सीटों पे आउटसाइडर्स आके बैठेंगे। बाकी 5% सीटों पे भी कुछ मैकेनिज्म के थ्रू तेलंगाना के ही बच्चों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, सेटल किया जा सकता है। तो नाम के लिए 95% रिजर्वेशन दे दिया है, वैसे बची हुई 5% सीटों में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि बाहर का ही बंदा नौकरी करने आएगा। वहां पे भी तेलंगाना के बंदे के लिए नौकरी करने का स्कोप रखा गया है विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। उतने स्कोप में घुसने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ है, तेलंगाना के अंदर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब इसका क्रेडिट ले रही हैं। बीजेपी की जो MLAs हैं, MPs हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तो केंद्र से इशू हुआ है और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बिना बीजेपी की एसेंट के इशू हो नहीं सकता। तो बीजेपी कह रही है कि ये जो 95% रिजर्वेशन यहाँ पे अप्रूव किया गया है ये बीजेपी पार्टी की वजह से अप्रूव किया गया है, तो अगले साल इलेक्शन में हमें जिताओ, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति वाले बोलेंगे कि नहीं भाई हमने ऐसा किया है तो हमें जिताओ। अच्छा, एक और बात है, जो पे रिवीजन कमीशन बनाया गया था तेलंगाना के अंदर जिसको हेड कर रहा था CR बिस्वाल, उसमें जो टोटल वैकेंसी रखी गई थी तेलंगाना के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो थी 1.9 लाख, और यहाँ पे नोटिफिकेशंस कितनी वैकेंसी के निकाले जाएंगे, 80,000 लगभग। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो बची हुई 1,10,000 सीट हैं इस पे नोटिफिकेशन निकालो जॉब का, इनको क्यों आप खाली छोड़ रहे हो। मतलब बेसिकली यूथ फेवर करने के लिए बहुत सारी नौकरियों को यहाँ पे अनाउंस किया जा रहा है। अब इतनी नौकरियों की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है तेलंगाना में पता नहीं, बट नौकरियां, खासकर सरकारी नौकरियां हमेशा से ही एक इलेक्शन प्रोपोगेंडा की तरह इस्तेमाल की जाती नहीं है, ये हम सबको यहाँ पे पता है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ लगभग 28 लाख यूथ ने रजिस्टर किया है तेलंगाना के अंदर। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल यहाँ पे बोला गया है। अब देखिए सरकार के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर तो आपने अनाउंसमेंट की है तो अब उस अनाउंसमेंट को पूरा भी करो। अगर इस चीज को आपने डिले किया तो ये बैकफायर कर सकता है। तेलंगाना राष्ट्र समिति को अब एक टाइम पीरियड के हिसाब से ग्रेजुअली अपने एग्जाम कैलेंडर को रिलीज करना पड़ेगा, सही समय पे एग्जाम को कंडक्ट करना पड़ेगा। ये जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है इसको आपने एक रे ऑफ होप तो दिखा दी है, बट ये रे ऑफ होप ग्राउंड लेवल पे मटेरियलाइज भी होनी चाहिए। अगर मटेरियलाइज नहीं हुई तो ये यूथ फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फिर से नाराज यहाँ पे हो सकता है। लेट्स सी यहाँ पे आगे क्या निकल के आता है। इस प्रकार की और भी बहुत सी स्कीम्स तेलंगाना के अंदर निकाली गई हैं, जैसे कि तेलंगाना के अंदर स्कीम है दलित बंधु स्कीम, जिसमें 10 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा दलित बेनिफिशियरीज के अकाउंट में जो कि माइक्रो एंटरप्राइजेस खोल के बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली स्कीम्स, एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंडली स्कीम्स इस समय पे तेलंगाना के अंदर चलाई जा रही हैं। वजह यह है कि अगले साल आने वाले हैं इलेक्शंस। अब ये स्कीम किस प्रकार से परफॉर्म करेंगी, कितना ये रूलिंग पार्टी को पुश देंगी, ये तो भाई आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। ठीक है, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। हार्म इन द नेम ऑफ गुड। आवर एम शुड नॉट बी टू मेयरली प्लांट ट्रीज, इट शुड बी टू मेक ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज फ्रेंडली टू लोकल बायोडाइवर्सिटी।
भाई यूएन की जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया है 21 मार्च को एज द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो इस दिन इंटरनेशनली इस बात के ऊपर अवेयरनेस फैलाई जाती है कि भाई फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट को बचाना कितना ज्यादा जरूरी है, इनको कंजर्व कितना ज्यादा जरूरी करना। अब इस बीच में हमने देखा है कि हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, बहुत मिशन मोड में ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स करवाती है। समझ गए? मतलब हमारे देश के फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए जगह जगह पे जहां जहां पे भी पॉसिबल है वहां पे पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन करना, ये हमारी सरकार का टारगेट है, जिससे हम ग्रीन कवर को बढ़ा सकें, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें और क्लाइमेट चेंज के साथ लड़ सकें। दसियों सालों से भारत की सरकार बिलियंस ऑफ डॉलर्स खत्म कर रही है ट्री प्लांटिंग के थ्रू ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए। ठीक है भाई, अगर आप देखो तो केंद्र की सरकार ने रिसेंटली नेशनल एफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू 19,000 करोड़ रुपए का एक प्लान लॉन्च किया है ताकि एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट चलाए जा सके 13 मेजर रिवर्स को रिजुविनेट करने के लिए। आपको पता होना चाहिए बहुत सारी जगह है जहां से रिवर बहती हुई जाती है, उसके आसपास के इलाकों में आपको पेड़ पौधे नजर आते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा नेचुरल लैंडस्केप सा दिखता है कि भाई नदी बह रही हो, बगल में जंगल हो, बहुत सारे जंगली जानवर हो, वहां पे तितलियां उड़ रही हैं, बर्ड्स वहां पे आके रुक रही हैं। तो ये एक प्रॉपर नेचुरल, एक फ्लॉरिशिंग नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल हो सकता है। इसी को यहां पे बनाने के लिए केंद्र की सरकार क्या कोशिश कर रही है कि भाई रिवर के आसपास के इलाके में एफॉरेस्टेशन किया जाएगा। उस एफॉरेस्टेशन के चलते रिवर के आसपास के इलाके में 7,417.36 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फॉरेस्ट कवर को मेंटेन किया जाएगा। लेकिन ऑथर ये बोल रहे हैं कि भाई ये कैसे फॉरेस्ट आप पैदा कर रहे हो। ऑथर का बोलना है कि जो फॉरेस्ट है वो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। जब कहीं पे फॉरेस्ट है और वो कई सालों से फॉरेस्ट बना है तो वहां पे बर्ड्स नजर आएंगे, मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल, एनवायरनमेंट। मतलब केवल आप पेड़ खड़े कर दो उससे कुछ नहीं होगा, पेड़ के साथ साथ जो एसोसिएटेड इकोसिस्टम है वो भी हरा भरा होना चाहिए, वो भी उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अगर आप बिना दिमाग के कहीं पे भी पेड़ लगाते फिरोगे तो एक हरा भरा इकोसिस्टम आप नहीं बना पाओगे। आप ग्रीन कवर बना दोगे, लेकिन ये जो कई सौ सालों से जो हमारे फॉरेस्ट, कई हजारों सालों से जो हमारे फॉरेस्ट इवॉल्व हुए हैं और इन फॉरेस्ट के आसपास जो नेचुरल इकोसिस्टम बना है कि भाई बर्ड्स भी दिख रही हैं, मैमल्स भी दिख रहे हैं, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, एम्फीबियंस, फंगी, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये सब दिख रहे हैं, ये सब आप आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हो। तो बेसिकली ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सरकार ये जो हर जगह ट्री प्लांट करती घूम रही है और उसके चलते ग्रीन कवर बनाती घूम रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है वो अपने प्रिस्टीन फॉर्म में इन जगहों पे आ जाएगी। देखिए सरकार का सिंपल लॉजिक है, जितने ज्यादा ट्रीज लगाओगे उतना ज्यादा कार्बन आप कह लो सिंक बनेगा, उतना ही पॉल्यूशन कम होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने ज्यादा आप ट्रीज लगाओगे उतना ही इन्वायरमेंट को उस लेवल का बेनिफिट मिलेगा जिस लेवल का बेनिफिट फॉरेस्ट से मिलता है। देखिए नो डाउट आप ट्रीज उगाओ तो वो कार्बन स्टोर करते हैं, बट इसका मतलब नहीं है कि उन ट्रीज के ऊपर बाकी स्पेशीज थ्राइव करेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रीज उस पर्टिकुलर जगह पे सही बैठेगा। अगर गलत जगहों पे आप ट्रीज को प्लांट करते हो तो नेचुरल हैबिटेट अल्टर हो सकता है, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। ठीक है ना? अब ये एक बड़ी अलग बात बोल रहे हैं। अगर सरकार कहीं पे ट्री लगा रही तो उसको अच्छा ही समझा जाता है, कोई ऐसा नहीं होगा जो ये बोलेगा कि भाई सरकार यहाँ पे पेड़ लगा रही तो गलत करी। सब लोग बोलेंगे हाँ भाई सरकार सही कर रही है। लेकिन यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि भाई आप अगर गलत जगह पे पेड़ लगाते हो तो चीजें गलत हो जाएंगी। अगर आपको लगाना है तो प्लेस द राइट ट्री इन द राइट प्लेस एंड फॉर द राइट रीजन। ये तीनों चीजें सेट बैठनी चाहिए, तब जाके पेड़ लगाना सही होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहां पे ऑथर ने। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम की हमारी एक बर्ड है। एक समय पे इसको इंडिया की नेशनल बर्ड बनाने के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन आज की डेट में केवल 200 से कम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स इंडिया के अंदर दिखते हैं। ठीक है भाई, क्यों? ऐसा बताया जाता है कि जिन इलाकों में एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थ्राइव करती थी उन इलाकों में सरकार ने बहुत आर्टिफिशियल तरीके से ट्री प्लांटिंग की है, और वो जो नए ट्री बन गए हैं ना वो भी कहीं ना कहीं एक वजह बनाते हैं इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के कम होने की वजह। मतलब कि ऑथर ये बोल रहा है कि जिन लोकल इकोलॉजीज में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स बर्ड पाई जाती हैं वहां पे आर्टिफिशियल तरीके से ट्री उगाए गए और उन ट्री की वजह से इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का नंबर कम हुआ है। ओके, फिर क्या बताया जा रहा है कि रानी बेनूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली सेंट्रल कर्नाटका में है ये। अब ये जो रानी बेनूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सेंट्रल कर्नाटका में, ये बेसिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंजर्व करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब हुआ क्या है इसमें कि
बहुत सारे ट्रीज उगाए गए और इन ट्रीज को उगाने की वजह से इस रानी बेनूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उतने ग्रेट इंडियन बर्ड्स अब दिखाई नहीं जाते। उसी प्रकार से एक जयामंगली कंजर्वेशन रिजर्व है कर्नाटका में, ये ग्रासलैंड हैबिटाट्स है, यहाँ पे वोल्व्स पाए जाते थे, लेकिन अब वोल्व्स पाए नहीं जाते, अब हर जगह लियोपार्ड पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जयमंगली कंजर्वेशन रिजर्व में अकाशिया, अंजन, यूकलिप्टस और टैमारंड के बहुत सारे ट्रीज उगा दिए गए। तो अब इन ट्रीज को उगाने के चलते प्रॉपर ग्रासलैंड इकोसिस्टम वहां पे बचा नहीं है, तो जो पहले वोल्फ पाए जाते थे वो वोल्व नहीं पाए जाते हैं, अब वहां पे लियोपार्ड पाए जाते हैं। समझ गए? तो बेसिकली अगर आप देखो यहां पे, तो बहुत सारी जगहों पे जो हमारे यहाँ पे ट्री प्लांटिंग ड्राइव चलाई गई है, उसके चलते जिस प्रकार का इकोलॉजिकल बेनिफिट हमें देखने को मिलना चाहिए था, दिखा नहीं है, क्योंकि अनसस्टेनेबल और अनसाइंटिफिक तरीके से इन ट्रीज को प्लांट किया गया है। बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट जैसे वुडलैंड, सवाना, लैटेराइट ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड, वेटलैंड, रॉकी आउटक्रॉप्स को यूनिक बायोडायवर्सिटी सपोर्ट करने के बजाय वहां पे जबरदस्ती ट्री को प्लांट करके उनको जबरदस्ती इकोलॉजिकल रिच बनाने के चलते जो वहां की नेटिव वाइल्ड लाइफ स्पेशीज थी, उनको कहीं ना कहीं हमने यहां पे नुकसान पहुंचा दिया। समझ गए? अच्छा, ये जो नेटिव ट्री प्लांटिंग कैंपेन है, इसको ठीक तरीके से इंडिया में समझा नहीं गया। नेटिव ट्री प्लांटिंग कैंपेन मतलब क्या हो गया? तो जैसे नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बनियन का पेड़ हो गया, अंजन का पेड़ हो गया, ये पेड़ इंडिया में नेटिव माने जाते हैं। तो कहीं पे भी अगर आपको ट्री प्लांटिंग करनी है तो यही पेड़ उठा के लगा दो। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हर जगह पे ये पेड़ नहीं पाए जाते। नीम का पेड़ भी बहुत सी जगहों पर पाया जाता है, बट बहुत सी ऐसी जगह जहां नीम का पेड़ नहीं पाया जाता, जहां पीपल नहीं पाया जाता, बनियान नहीं पाया जाता, अंजन नहीं पाया जाता। तो जहां पे ये पेड़ नहीं पाए जाते हैं, वहां पे इनको लगाना एक साइंटिफिक डिसीजन नहीं होगा। ठीक है ना? किसी एक ट्री को अगर आप कहीं प्लांट कर रहे हो, तो यू शुड प्लांट दैट राइट ट्री इन द राइट प्लेस इन द राइट रीजन फॉर द राइट रीजन। ये यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ऐसा बताया जाता है। अच्छा, अगर आपको कहीं पे ट्री प्लांट करना ही है, तो रेंज ऑफ लोकल फाउंड इंडिजीनियस स्पेशीज के ट्री लॉन्च करिए, ये ट्री प्लांट करिए, इससे बायोडायवर्सिटी एक कम बैक करेगी। ये यहां पे बताने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आपको ट्री प्लांट करने हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर जगह की लोकेलिटी के हिसाब से, उसकी हिस्ट्री के हिसाब से वहां के इंडिजीनियस प्लांट स्पेशीज को प्लांट करो। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो, तो बेटर ये है कि आप फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन के थ्रू, नेचुरल प्रोटेक्शन के थ्रू फॉरेस्ट को रिक्यूपरेट करने दो, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नेचुरली रीजनरेट करेंगे तो वो 40 गुना ज्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे। जी हाँ, आप जो ट्रीज प्लांट कर रहे हो उससे जो ट्रीज बड़े हो रहे हैं, और नेचुरली जो फॉरेस्ट उग रहे हैं, नेचुरल फॉरेस्ट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट से 40 गुना ज्यादा कार्बन कैप्चर करते हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ पे ऑथर बताने की कोशिश कर रहा है। फिर रिसेंटली ट्रीज को प्लांट करने के लिए सरकार ने 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चलाया है, जबकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट बोलती है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो बजट है, वो सरकार ने 2018 से लेकर 2021 के टाइम पीरियड में 47% कम कर दिया है। मतलब आप ट्रीज ज्यादा लगा रहे हो और हैबिटेट प्रोटेक्शन के लिए जो पैसा एलोकेट कर रहे हो वो कम कर रहे हो। तो इससे ओवरऑल ग्रीन कवर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन उस ग्रीन कवर के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। पहले छोटा आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। माउंटिंग प्रेशर, इंडिया मस्ट रिटेन द एबिलिटी टू जज एंड शिफ्ट इट्स पोजीशन ऑन यूक्रेन एज द वॉर प्रोग्रेसेस। देखिए, बहुत सारे फॉरेन लीडर्स, मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स एकदम से नई दिल्ली में आते नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते अगर आप देखो तो बहुत सारी वर्चुअल समिट्स लगी। जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल समिट थी। जापान के फ्यूमियो किशिदा तो एकदम एंड टाइम पे इंडिया पहुंच गए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट इंडिया आने वाले हैं। यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया न्यूलैंड इंडिया के अंदर आने वाली हैं। बहुत सारे यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स और डेलीगेशंस इंडिया के अंदर आने वाले हैं। अब एकदम से नाटो और क्वाड मेंबर के बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर उतर रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? एकदम से कैसे इतने सारे मेंबर्स आ रहे हैं? तो इसका बिल्कुल क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है, कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर प्रेशर माउंट किया जाएगा। इंडिया को बोला जाएगा कि भाई, इस रशिया यूक्रेन वॉर में आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है ये सही नहीं है। रशिया को इस हद तक अगर आप सपोर्ट दे रहे हो तो ये सही नहीं है। जैसे कि जो जापान के पीएम है फ्यूमियो किशिदा, इन्होंने पूरा बायलेटरल एजेंडा डिस्कस किया प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उन्होंने बोला कि भाई, रशिया जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है। वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से मैसेज इंडिया को क्लियर है। इंडिया को 3 काउंट्स पे अपनी पोजीशन को बदलना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। नई दिल्ली लगातार मॉस्को को क्रिटिसाइज करने वाले रेजोल्यूशन से एब्सटेन कर रहा है, तो ये जो फैक्टर है वो इंडिया को कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। उसके आगे क्या बताया जा रहा है कि रशियन ऑयल को इतनी स्पीड से इंडिया खरीद रहा है, इतना ज्यादा रशियन ऑयल खरीदना यहां पे सही नहीं है। सिविल और मिलिट्री सप्लाईज
पुतिन को, रिजीम को भेजना वॉर के खत्म होने के बाद एकदम से जब सैंक्शंस लगे हों, ये भी इंडिया की तरफ से एक सही स्टेप नहीं होगा और इंडिया भेजेगा। देखिए, हमारे लिए रशिया स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो रशिया को आइसोलेट करना है तो इंडिया को रशिया से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी हो गई है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी हमने रिसेंटली ये देखा कि जब वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज रशिया से एग्जिट करने लगी तो रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर आराम से रशिया के अंदर जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको रिप्लेस कर देगा। तो बेसिकली, और ये इंडिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाहे ऑयल इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे ऑयल प्रोक्योर करने की बात हो, चाहे रशिया के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डेवलप करने की बात हो, ये सब इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और हमें ये अपॉर्चुनिटी किसी भी हाल में नहीं खोनी चाहिए। अब वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रही हैं, इंडिया इस समय पे उन सैंक्शंस का फायदा उठा के अपना बेनिफिट करने की कोशिश कर रही है, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? वेस्टर्न कंट्रीज हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है कि भाई न्यू दिल्ली को चीजें बदलने की जरूरत है, अपना स्टैंड बदलने की जरूरत है। अब वेस्टर्न कंट्रीज किस हद तक प्रेशर डालेंगी और कितने समय के बाद इंडिया के ऊपर जोर डालेंगी, सैंक्शंस डालेंगी, ये तो भाई देखो समय ही बताएगा। नो डाउट हमारी स्ट्रांग पार्टनरशिप है रशिया के साथ, लेकिन यूक्रेन के वॉर में कहीं ना कहीं यूक्रेन में जो हो रही एट्रोसिटीज उनको एक्नॉलेज करना भी जरूरत है। नो डाउट यूक्रेन में हैवी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, शेलिंग हो रही है स्कूल्स की, थिएटर्स की, बच्चों औरतों को रशियन शेलिंग में मारा जा रहा है, इंटेंशनली मारा जा रहा है, और केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर का थ्रेट भी यहां पे लूम कर रहा है। बायोलॉजिकल और टॉक्सिक वेपन कन्वेंशंस को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया यूक्रेन क्राइसिस का रेजोल्यूशन हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रेजोल्यूशन पास कराया जाएगा, रशिया चूंकि एक परमानेंट मेंबर है, वो यहां पे इसको वीटो कर देगा। इंडिया का स्टैंड क्या है इस पूरी की पूरी क्राइसिस को लेके, ये बहुत मैटर करता है। इंडिया यहां पे न्यूट्रल है, बट न्यूट्रल होने के बावजूद जो स्ट्रेटेजिकली चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको ऑटोनॉमस तरीके से हम यहां पे परस्यू कर रहे हैं, और यही बात वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद आ नहीं रही है। अब लेट्स सी वेस्टर्न कंट्रीज हम पे किस हद तक प्रेशर डालती हैं और किस पॉइंट के बाद वो हमारे ऊपर सैंक्शंस डालती हैं, ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। अगले आर्टिकल चलते हैं, द स्प्रिंग ब्लूज, अ फ्रेश गॉड इज नीडेड टू नर्चर इंडियाज फ्लेजलिंग इकोनॉमिक रिकवरी। अगर देखा जाए तो इस हफ्ते इंडिया 2 साल कंप्लीट कर लेगा, जो सबसे बड़ा लॉकडाउन आज तक का लगाया गया इंडिया के अंदर। जी हां, जब कोरोना का पैंडेमिक 2020 में फैलना शुरू हुआ था, तब जो हार्श लॉकडाउन शुरू हुआ था उसको लगभग 2 साल अब यहां पे बीत चुके हैं। अब वो लॉकडाउन किस हद तक बीमारी को रोक पाया, इस बात को लेके इश्यूज हैं। उस लॉकडाउन के चलते किस हद तक इंडिया की इकोनॉमी को परमानेंट डैमेज हुआ है, लोगों को किस हद तक हार्डशिप्स झेलनी पड़ी हैं, इन सब चीजों के ऊपर डिबेट की जा सकती है। नो डाउट मैसिव इकोनॉमिक कॉस्ट है, और ये पहले ही पता था हमारी सरकार को, हमको मैसिव इकोनॉमिक कॉस्ट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने भी सरकार के डिसीजन को सपोर्ट किया, क्योंकि कोरोना से लड़ना था। और इसलिए आप देखोगे कि फर्स्ट वेव जो थी वो उतनी डेंजरस नहीं थी, लेकिन सेकंड वेव तो ऐसा लगा तबाही करके चली गई इंडिया को। तो जब पहली बार लॉकडाउन लगा, बहुत सारे बिजनेसेस शट हो गए, लेबर्स अपने घर लौटने लगे, बहुत सारे लेबर्स वापस लौट के नहीं आए, कंज्यूमर्स रिलेक्टेंट हो गए, क्योंकि कंज्यूमर्स, हम जैसे लोगों की जो कमाई थी उस पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट आया, बिजनेसेस, प्राइवेट पर्संस, लोगों की नौकरियां गई। आपको डर लगने लगा कि भाई आपकी कमाई रहेगी कि नहीं रहेगी, नौकरी ना चली जाए। और जब आपको इस बात का डर है कि आपकी नौकरी ना चली जाए, तो खर्चा तो आप क्या ही करोगे। तो उस समय से लेके अब तक रीबिल्डिंग एफर्ट चालू है। टैक्स कलेक्शन बढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस, डायरेक्ट कलेक्शंस दोनों अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। प्री पेंडेमिक लेवल तक हम अपने कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर को नहीं पहुंच पाए। हमारा जो सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, रेस्टोरेंट वगैरह का जो सेक्टर है, वो अभी भी प्री पेंडेमिक लेवल तक नहीं पहुंच पाया। प्री कोविड परफॉर्मेंस अभी भी हमारी बेटर यहां पे नहीं हुई है। और जैसे तैसे कोरोना की प्रॉब्लम से उबर रहे थे कि अब ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस आ गई है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया में देखने को ये मिल रहा है कि कमोडिटी और क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और ये धीरे धीरे करके रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, चाहे गैस के दाम हो, चाहे ऑयल के दाम हो, चाहे कोल के दाम हो, ये तो बढ़े ही हैं। फर्टिलाइजर, व्हीट, कॉर्न, सीड ऑयल, इन सब के दाम बढ़े हैं। दुनिया का एक मेजर पोर्शन व्हीट रशिया और यूक्रेन मिल के एक्सपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इंडिया को प्रॉब्लम आने वाली है। अब जैसे कि इमीडिएट प्रॉब्लम का एक एग्जांपल यहां पे दिया जा रहा है कि अभी के लिए तो जो पेट्रोल के दाम है, वो ये जो रीसेंट ऑयल के दाम बढ़े थे उससे अफेक्टेड नहीं दिख रहे हैं। ठीक है ना, नवंबर 2021 के लेवल के जो पेट्रोल के दाम है अभी भी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने वो मेंटेन करके रखे हैं, बट क्या लंबे समय तक मेंटेन हो पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, वो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। क्रूड ऑयल के दाम, अगर क्रूड ऑयल महंगा मिल रहा है हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को,
तो फाइनल पेट्रोल डीजल भी वो महंगा करेंगे। सरकार एक लिमिट से ज्यादा ये नहीं अपने ऊपर प्रेशर लेगी। हाँ, सरकार ये कर सकती है कि कुछ हद तक पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस कम कर सकती है, लेकिन उन टैक्सेस कम होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से 125 या 130 रुपए लीटर तो तेल का दाम पहुंच ही जाएगा अगर सरकार अपने फ्यूल के टैक्सेस कम करती है। अगर फ्यूल के टैक्सेस सरकार ने कम नहीं किए तो हो सकता है 140 रुपए लीटर तक भी पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच जाए। और अगर ये रशिया यूक्रेन की क्राइसिस लंबी चलती है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी मिसस्टेप्स हो सकते हैं बहुत सी जगहों पे। इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से रिसेंटली अच्छे हुए हैं, 1.13 लाख करोड़ के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुए, इसके चलते हो सकता है सरकार एलआईसी का शेयर शेल करे, आगे आने वाले समय में फ्यूल टैक्सेस को थोड़ा कम किया जाए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कंटेन करने की बात है, जो एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है आरबीआई का, इसको थोड़ा डायलूट किया जाएगा। ओवरऑल डियर मनी पॉलिसी की स्ट्रेटजी को यहां पे लाया जा सकता है इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए। लेकिन अब समझिए, जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, जब तक लोगों के हाथ में जॉब की गारंटी नहीं आएगी, तब तक प्रॉपर रिकवरी नहीं होगी। जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में रिवाइवल नहीं होगा, तब तक प्रॉपर रिकवरी नहीं होगी। और ये रिवाइवल तब होगा जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और वही इस समय पे नहीं है। अब यहां पे साउथ एशियन टेक्सटाइल सेक्टर की बात हो रही है। देखिए, साउथ एशिया एक मेजर प्लेयर बन रहा है ग्लोबल टेक्सटाइल्स में। आप देखो तो इंडिया तो एक मेजर प्लेयर है ही, श्रीलंका भी कहीं ना कहीं मेजर प्लेयर था, पाकिस्तान भी बहुत हद तक टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करता था, और बांग्लादेश एंट्री मारी 1980s में। 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली, बांग्लादेश को स्टेबलाइज होने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन धीरे धीरे करके वो टेक्सटाइल सेक्टर में घुसे। बांग्लादेश के अंदर एक सपोर्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आई थी उनकी सरकार। 1990s में जीरो ड्यूटी रखी गई रॉ मटेरियल के ऊपर, कैपिटल मशीनरी के ऊपर, और धीरे धीरे आप देखोगे कि बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर बढ़ा, उनके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़े, और एक समय पे बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ने इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को भी पीछे छोड़ दिया। एक वजह यह थी कि बांग्लादेश के अंदर जो लेबर है वो सस्ता है, और इंडिया का जो लेबर है वो महंगा है। इंडिया का लेबर 20% महंगा है, और दिहाड़ी मजदूर अगर 100 की बजाय 120 रुपए लेता है, तो यही कहीं ना कहीं कंपनीज के ऊपर महंगा पड़ जाता है। आपको पता होना चाहिए ना, टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ा कंपटीशन इंडिया के अंदर। एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से मेरी बात हुई थी, उसने बोला था कि जारा जैसी जो ब्रांड्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल गारमेंट ब्रांड्स हैं, वो 150-150, 200 रुपए में शर्टें खरीदती हैं इंडिया से, और अगर इंडियंस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो उनके पास बतेरे मार्केट्स हैं, वियतनाम है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वहां से खरीद लेंगे। कंपटीशन इतना ज्यादा है टेक्सटाइल के मार्केट में, समझ गए? तो ओवरऑल हमारे जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बहुत प्रेशर में काम करते हैं। ओके, उन्होंने जो भी टेलर वगैरह स्टिचिंग करने के लिए नीचे लोगों को हायर कर रखा है, उनको बहुत कम सैलरीज पर रख रखा है, काफी एक्सप्लॉयटेशन भी होता है टेक्सटाइल सेक्टर में, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। बांग्लादेश तक हमसे आगे निकल गया तो हमें पे तो टेंशन होगी ना यार, कि बांग्लादेश इतनी छोटी कंट्री वो हमसे आगे निकल गई टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में, तो कहीं ना कहीं हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के ऊपर प्रेशर है, टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर। अभी देखा जाए तो ग्लोबल एक्सपोर्टर की लाइन में बांग्लादेश तीसरे नंबर का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। इंडिया पाकिस्तान की बात की जाए तो इंडिया पाकिस्तान भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ओवरऑल दुनिया भर में टेक्सटाइल और अपैरल मार्केट $840 बिलियन का है, इंडिया के पास इसका 4% शेयर है। पाकिस्तान लगभग 10 या $11 बिलियन के टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करता है 2021-22 में। पाकिस्तान से तो हम ज्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश से हम पीछे हैं। और इंडिया अपने टेक्सटाइल सेक्टर को डेवलप करने में काफी सक्सेसफुल रहा है। हम लोगों ने बैकवर्ड्स लिंक डेवलप किए हैं, जैसे टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम हमने चालू की है, ठीक है ना, कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। इसके चलते कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी पुश मिला है, उनके अंदर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया, उसकी तरफ उसके लिए सरकार की तरफ से सपोर्ट मिला है। हम लोग कॉटन वगैरह में तो अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन मैन मेड फाइबर्स की मैन्युफैक्चरिंग अभी तक हमारे यहाँ पे बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ी है। आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बट कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। कॉटन सेक्टर में हम लोग ठीक ठाक आगे हैं, पाकिस्तान भी कॉटन सेक्टर में काफी इन्वॉल्व है, बट फ्यूचर इज ऑफ मैन मेड फाइबर्स, और मैन मेड फाइबर्स को डेवलप करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, जो कि अभी नहीं हो पाया है। अब पाकिस्तान इंडिया के सामने कहीं ना कहीं इश्यूज सिमिलर है। पाकिस्तान में भी स्किल डेवलपमेंट एक प्रॉब्लम है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इश्यूज एक प्रॉब्लम है। इंडिया में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इशू उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनता को स्किल करना, टेक्सटाइल सेक्टर में एक स्किल्ड वर्कफोर्स को प्रोड्यूस करना, ये एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है। और जब ये स्किल्ड वर्कफोर्स आती भी है इंडिया के अंदर, तो इनको ठीक ठाक पैसे देने पड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं जो मार्जिन्स होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, उसको कम कर देता है। बांग्लादेश की बात करिए तो बांग्लादेश में कॉटन प्रोडक्ट्स तो हैं ही, मैन मेड फाइबर्स तो हैं ही, बांग्लादेश की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी काफी अच्छा रहा है, और उन्होंने अपनी आबादी को प्रॉपर तरीके से स्किल भी किया है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत हद तक पीछे छोड़ चुके हैं। श्रीलंका भी कंपटीशन में है,
बट ओवरऑल श्रीलंका के सामने बहुत से प्रॉब्लम्स हैं क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह को लेके। अब अगर आपको कहीं ना कहीं टेक्सटाइल सेक्टर में आगे बढ़ना है तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन मशीनरी को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना पूरी प्रोडक्शन लाइफ साइकिल में, डिजिटल इंफॉर्मेशन और ऑटोमेशन को बढ़ाना, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, इनका इस्तेमाल करना, रोबोटिक ऑटोमेशन आगे लेके आना, इससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाना, कटिंग में, कलर में, ओवरऑल पूरे के पूरे कपड़े को बनाने में। अभी क्या है कि मैनुअल लेबर के थ्रू कपड़े बनाए जाते हैं, कल की डेट में ऐसी इंडस्ट्रीज हमारे सामने आए जहां पे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पे पूरा का पूरा कपड़ा बन रहा है, तो इससे कपड़े बनने की जो स्पीड है वो भी तेज हो जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी पहुंचेगा, ओवरऑल उसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। हाँ, ये अलग बात है कि नौकरियां बहुत जाएंगी इसके चलते। प्लस बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो एक और वजह से आगे निकल रहा है। बांग्लादेश ने ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है। उनका जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत हद तक एनर्जी को, वाटर को, रिसोर्सेज को कंजर्व करता है और इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट्स में उनकी सेलिंग की जो आप कह सकते हो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरनेशनली कंपनीज उन प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर ज्यादा करेंगी, उनकी सरकारें उनको इस चीज के लिए प्रमोट करती हैं कि भाई आप बेसिकली ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदो, वो प्रोडक्ट्स जो वाटर पोल्यूशन कम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को कम नुकसान कर रहे हैं। अब टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में देखो पॉल्यूशन तो होता है, क्योंकि जो शर्टें आप पहनते हो, शर्ट जीन्स वगैरह आप पहनते हो, उनके ऊपर कोई ना कोई डाई होती है जो कि कलर लेके आती है उस कपड़े का, उस डाई में पॉल्यूटेंट होता है और वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा पानी को। अब वो डाई कितनी डेंजरस है कितनी डेंजरस नहीं है, इसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग होती है और उस टेस्टिंग के आधार पे भी बहुत हद तक डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री से ज्यादा कपड़ा एक्सपोर्ट होगा, कौन की कंट्री से कम कपड़ा एक्सपोर्ट होगा। तो ये सब कुछ बातें यहाँ पे ओवरऑल बताई जा रही हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, काम भर की चीजें मैंने ठीक ठाक आपको ओवरऑल इस आर्टिकल के रिस्पेक्ट में बता दी हैं। ओके, इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए बहुत सीरियस है, ये हमको इस बात से पता चलता है कि रिसेंटली भारत सरकार ने सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बनाया है। जो यूएस ट्रेड वॉर हुआ है चाइना का, इसका फायदा उठा के इंडिया पाकिस्तान दोनों अपनी सप्लाई लाइंस को अच्छा कर सकते हैं, ओवरऑल अपनी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकते हैं, गारमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं बांग्लादेश को पीछे छोड़ सकते हैं। इस कॉस्ट कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट में बांग्लादेश हमसे बहुत आगे है, अभी के लिए तो उसको पीछे छोड़ना ही एक बहुत बड़ी बात है। लेट्स सी हम उसमें क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं। बांग्लादेश ने 2041 सन को माना है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेके टेक्नोलॉजिकली एडवांस होकर टेक्सटाइल सेक्टर में आगे बढ़ा जाए, इसकी कट ऑफ डेट 2041 मानी है बांग्लादेश ने। कुछ इस प्रकार के टारगेट्स हमको भी लेके चलने पड़ेंगे। भले ही इंडिया ने 1.4 बिलियन डॉलर्स के प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट रखे हैं ऑल इन वन टेक्सटाइल पार्क्स बनाने के लिए। इन टेक्सटाइल पार्क्स में टेक्सटाइल कंपनीज के लिए सारी मशीनरी वगैरह अवेलेबल होगी, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का स्कोप होगा। हमारा एम है कि अपैरल एक्सपोर्ट में 2024 तक हम बांग्लादेश को पीछे छोड़ दें, इतने बिलियन डॉलर्स का हमारा एक्सपोर्ट हो। तो ठीक है, हम प्लान वगैरह बना रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ कॉटन से एक्सपैंड करके मैन मेड फाइबर्स तक पहुंचना, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टेनेट्स को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना, कॉस्ट इफेक्टिव और क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहुंचाना, ये एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। लेट्स सी हम इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें कॉटन प्रोडक्ट डिपेंडेंसी पे कम करना होगा डिपेंड। कॉटन प्रोडक्ट नो डाउट दुनिया भर में मांग में है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉटन के साथ साथ हमें अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की रेंज को बढ़ाना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, नए नए प्रकार के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे और उसमें अर्जेंटली हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जाना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके जाना। आई होप आपको मजा आ रहा हो लेक्चर सुनने में। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।